Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, संहिता अध्ययन 2 PDF, जो चरक संहिता के कुछ अहम अध्यायों की बनावट दिखाता है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, ये सब। जी, चरक संहिता तो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी ज्ञान के भंडार में थोड़ा गोता लगाएंगे। देखेंगे कि आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत जो इसमें बताए गए हैं वो क्या हैं, कैसे संरचित हैं। खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान का दायरा कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सूत्र स्थान। इसे तो सामान्य सिद्धांतों का खंड माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, ये नींव है। स्रोत में अध्याय 13 और 14 का जिक्र है। स्नेह यानी तेल लगाना और स्वेद यानी पसीना निकालना, ये तो पंचकर्म की तैयारी के लिए होते हैं शायद। हाँ, ये पंचकर्म जैसे शोधन कर्मों के लिए शरीर को तैयार करने के तरीके हैं जिन्हें पूर्व कर्म कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ तैयारी नहीं है, अपने आप में भी इनकी चिकित्सा में अहमियत है। अच्छा। जी। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरू से ही उपचार को कितना व्यक्तिगत बनाया गया है। कैसे? मतलब जैसे अध्याय 13 में ही स्नेह योग्य और अयोग्य पुरुष की बात है। यानी पहले ये देखा जाता है कि तेल लगाना किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नहीं। फिर कोष्ठ परीक्षा का जिक्र है, मतलब व्यक्ति का पाचन तंत्र कैसा है, पेट कैसा साफ होता है, इसका पूरा आकलन। अच्छा, ये तो काफी डिटेल में है। हाँ, और फिर स्नेहपान विधि भी है, कैसे तेल पिलाना है, कितना पिलाना है, क्या नियम है, सब कुछ व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से तय होता है। कमाल है। मतलब हर किसी के लिए एक ही नुस्खा नहीं। बिल्कुल नहीं, यही आयुर्वेद की खासियत है। और स्वेदन का क्या मतलब, पसीना निकालने की प्रक्रिया? हाँ, अध्याय 14 में स्वेदन के भी कई प्रकार बताए हैं। मोटे तौर पर 2 हैं। अग्निस्वेद, जिसमें आग या भाप जैसी बाहरी गर्मी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे स्टीम बाथ जाती है। और फिर इनके भी कई उप प्रकार है, मतलब जरूरत के हिसाब से सही तरीका चुनना होता है। समझ गया। तो ये हो गया पूर्व कर्म। इसके बाद श्रोत अध्याय 15 में वमन और विरेचन का जिक्र करता है, संशोधन चिकित्साएं। जी, वमन यानी उल्टी कराना और विरेचन यानी दस्त कराना। ये शरीर से दोषों को बाहर निकालने की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। या आतुरालय निर्माण की बात भी है, यानी चिकित्सा के लिए कमरा तैयार करना। ये इतना जरूरी क्यों? देखिए, ये प्रक्रियाएं शरीर पर काफी असर डालती हैं। रोगी को आराम और सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, तो एक साफ, शांत, सही साजो सामान वाली जगह बहुत जरूरी है। मानसिक तैयारी भी अहम होगी। बिल्कुल, और सिर्फ प्रक्रिया के दौरान ही नहीं, बाद में भी देखभाल उतनी ही जरूरी है। संसर्जन क्रम का जिक्र है ना? हाँ है। वो क्या है? वो एक खास तरह का खानपान है जो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। शोधन के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। अच्छा। तो उसे धीरे धीरे सामान्य भोजन पचाने लायक बनाने के लिए ये डाइट प्लान फॉलो करना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये कैसे पता चलता है कि भाई प्रक्रिया ठीक हुई या नहीं, ज्यादा हो गई या कम रह गई? हाँ, इसका भी तरीका है। हाँ। अध्याय 16 और 22 में सम्यक योग, अच्छा। अति योग और अयोग के लक्षण बताए हैं। मतलब? सम्यक योग मतलब चिकित्सा बिल्कुल ठीक हुई। अच्छा। अतियोग मतलब जरूरत से ज्यादा हो गई। हाँ। और अयोग मतलब कम रह गई। अच्छा। इन लक्षणों को पहचानना वैद्य के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तभी वो समझ पाएगा कि शरीर पर क्या असर हुआ और आगे क्या करना है। हाँ। ये आयुर्वेद की सटीकता दिखाता है। ये तो काफी सिस्टमैटिक है। ये। अध्याय 16 में एक और शब्द है, स्वभावोपरमवाद। ये क्या चीज है? स्वभावोपरमवाद। हाँ। ये एक दार्शनिक पहलू भी है। अच्छा। ये सिद्धांत कहता है कि रोग हमेशा दवा या उपचार से ही ठीक नहीं होते। तो फिर शरीर में या प्रकृति में खुद ही रोगों के शांत होने की एक प्रवृत्ति होती है। मतलब शरीर खुद भी संतुलन बना सकता है या समय के साथ रोग अपने आप ठीक हो सकता है। दिलचस्प।
तो वैद्य को ये समझना होता है कि कब दखल देना है और कब नहीं। बिल्कुल, प्रकृति की अपनी हीलिंग पावर को पहचानना। और इसी अध्याय में अच्छे वैद्य के गुण भी बताए हैं। चिकित्सा प्रभृत वैद्य, यानी सिर्फ ज्ञान काफी नहीं। जी हाँ, वैद्य का आचरण, उसका कौशल, उसकी नैतिकता सब कुछ मायने रखता है। फिर वही बात आ जाती है, समग्र दृष्टिकोण। रोगी, वैद्य, रोग सब महत्वपूर्ण है। चलिए अब रोग की समझ पर आते हैं। चरक संहिता रोगों को कैसे देखती है। स्रोत में अध्याय 17 का जिक्र है, जहां सिर यानी शिर को काफी महत्व दिया गया है। हाँ, शिर को उत्तम अंग माना गया है और शिर्यो रोग यानी सिर के रोग, हृदय रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की चर्चा है। और यहीं पर आयुर्वेद की जो कोर थियरी है, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, वो भी आती है। जी बिल्कुल, बताया गया है कि इनके अलग अलग तरह से मिलने से सोचिए 62 तरह के संयोग बन सकते हैं। 62? हाँ, और त्रयोदश सान्निपात का भी जिक्र है, जो शायद बहुत ही जटिल और गंभीर किस्म के दोषों के मिले जुले रूप होंगे। ये रोगों की विविधता और जटिलता दिखाता है। और ओजस, इसका भी जिक्र है। ओजस तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे शरीर का सार, जीवन शक्ति, इम्यूनिटी का आधार माना गया है। इसका कम होना गंभीर रोगों का संकेत है। और दोष गति, यानी दोष शरीर में कैसे चलते हैं, ऊपर, नीचे, टेढ़े, और उनकी अवस्था क्या है, बड़े हैं, घटे हैं या सामान्य है, ये सब समझना निदान के लिए बहुत जरूरी है। रोगों का वर्गीकरण भी किया गया है। स्रोत में निज और आगंतुक भेद बताए हैं अध्याय 18-20 में। हाँ, निज रोग वो हैं जो शरीर के अंदरूनी मतलब दोषों के बिगड़ने से होते हैं। और आगंतुक? आगंतुक बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे चोट, इन्फेक्शन, जहर वगैरह। ये वर्गीकरण कारण समझने और इलाज तय करने में मदद करता है। अध्याय 20 में नानात्मज विकार भी हैं। जी, नानात्मज विकार वो रोग हैं जो सिर्फ एक ही दोष के बढ़ने से होते हैं, जैसे सिर्फ वात बढ़ने से 80 तरह के, सिर्फ पित्त से 40 और सिर्फ कफ से 20 रोग बताए गए हैं। अच्छा, एक अकेला दोष भी इतनी तरह की दिक्कतें कर सकता है? बिल्कुल। एक और अनोखी बात है, स्रोत में अध्याय 21 अष्टनिंदित पुरुष, 8 तरह के शारीरिक गठन जिन्हें अच्छा नहीं माना गया। हाँ, ये शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य के संबंध को दिखाता है। इसमें खासकर अति स्थूलता यानी मोटापा और अति कार्य यानी दुबलेपन पर जोर है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि ये दोनों ही स्थितियां, बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा दुबला होना, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये कई रोगों को न्योता दे सकती हैं या उनके होने का खतरा बढ़ा सकती हैं। ये तो आज की मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बातों से मिलता जुलता लगता है। हाँ, काफी हद तक। ये दिखाता है कि वजन और शारीरिक संरचना को स्वास्थ्य का एक जरूरी पैमाना माना जाता था। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या तरीके हैं? अध्याय 22 में षड उपक्रम का जिक्र है, 6 उपचार रणनीतियां। जी, षडोपक्रम यानी 6 बेसिक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। इसमें 2 मुख्य हैं, लंघन और ब्रोहण। लंघन और ब्रहण? लंघन का मतलब है शरीर में हल्कापन लाना, जैसे उपवास, हल्का खाना या दोष कम करने वाली चिकित्साएं देना। ये मोटापे या अपच जैसी स्थितियों में करते हैं। और ब्रहण? ब्रहण इसका उल्टा है, शरीर का पोषण करना, उसे मजबूत बनाना, वजन बढ़ाना। ये दुबलेपन या कमजोरी में काम आता है। तो मतलब इलाज हमेशा कुछ देना ही नहीं, बल्कि शरीर से कुछ कम करना भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी है अध्याय 23 की बात, संतर्पणजन्य और अतर्पणजन्य रोग। यानी वो रोग जो जरूरत से ज्यादा पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, या जरूरत से कम पोषण, अंडर न्यूट्रिशन से होते हैं। सोचिए, सदियों पहले पोषण के इन दोनों पहलुओं को समझा गया था। कमाल है। और अध्याय 24 में रक्त शोणित की बात है। खून को कितना महत्व दिया गया है। रक्त को सिर्फ तरल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धातु यानी टिश्यू माना गया है। जीवन का आधार कहा गया है। अच्छा। अध्याय 24 में खून के खराब होने, शोणित दृष्टि से होने वाले रोग और उनके इलाज बताए गए हैं। मतलब खून की क्वालिटी पर बहुत ध्यान था। ठीक है, तो ये तो हुई उपचार और रोगों की समझ। अब जरा आहार, जीवन शैली और ज्ञान के स्रोतों पर आते हैं। स्रोत अध्याय 25 का जिक्र करता है हित आहार यानी स्वास्थ्यकर भोजन। आहार को तो आयुर्वेद में चिकित्सा का सबसे जरूरी अंग माना गया है। अध्याय 25 बताता है कि हित आहार क्या है
और उससे कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे आहार का स्रोत क्या है, योनि, उसका शरीर पर पूरा असर क्या है, उसका रस यानी स्वाद कैसा है, उसके गुण क्या है, भारी है, हल्का है, गर्म है, ठंडा है। फिर उसका वीर्य यानी पोटेंसी, विपाक यानी पचने के बाद क्या असर होता है, ये सब देखा जाता है, सिर्फ कैलोरी या न्यूट्रिएंट्स नहीं। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। हाँ, और इसी अध्याय में अग्रय संग्रह का जिक्र है। वो एक लिस्ट है कि किस स्थिति में कौन सी चीज सबसे उत्तम है, चाहे वो दवा हो, अनाज हो या कोई आदत। एक रेडी रेकनर जैसा। बिल्कुल। और अध्याय 26 में विरुद्ध आहार की बात है। ये कॉन्सेप्ट तो आज भी बहुत सुनने में आता है, फूड कॉम्बिनेशंस जो ठीक नहीं। जी, विरुद्ध आहार आयुर्वेद की खासियत है। ऐसे खाने जो अकेले तो ठीक हैं, पर साथ में खाने पर जहरीला असर कर सकते हैं या पाचन बिगाड़ सकते हैं। जैसे दूध और मछली। हाँ, या दूध और नमक। अध्याय 26 में ऐसे कॉम्बिनेशंस की लिस्ट है, उनसे होने वाले नुकसान और बचने के उपाय भी बताए हैं। खाने को लेकर कितनी बारीक समझ। बिल्कुल। इसी अध्याय 26 में द्रव्य कारमुकता की बात है, फार्माकोडायनामिक्स, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी है। मतलब कोई चीज, चाहे खाना हो या दवा, शरीर में काम कैसे करती है। तो ये रस गुण क्या हैं? आयुर्वेद कहता है कि किसी चीज का असर समझने के लिए सिर्फ उसका स्वाद, रस काफी नहीं, उसके गुण देखने होते हैं। रूखा है, चिकना है, भारी है, उसकी वीर्य यानी तासीर देखनी होती है, ठंडी है या गर्म। अच्छा। फिर विपाक, पचने के बाद शरीर में उसका क्या फाइनल इफेक्ट बनता है। और प्रभाव यानी उस चीज का एक खास अनोखा असर जो कभी-कभी इन सबसे अलग होता है। बाप रे, ये तो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है। जी, ये दिखाता है कि वो पदार्थों के असर को कितनी गहराई से समझते थे। वाकई। अच्छा, अब खाने के नियमों पर आते हैं। विमानस्थान के अध्याय 27 में आहार विधि विशेष आयतन और अध्याय 28 में त्रिविध कुक्षीय का जिक्र है। आहार विधि विशेष आयतन मतलब खाना खाने के सही नियम, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस माहौल में खाएं, ये सब। सिर्फ क्या खाएं नहीं, कैसे खाएं ये भी जरूरी है। और त्रिविध कुक्षीय, ये पेट भरने का नियम है। कहते हैं पेट के 3 हिस्से समझो, एक हिस्सा ठोस खाने के लिए, एक हिस्सा तरल चीजों के लिए, और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ो, हवा यानी दोषों के आने जाने और पाचन ठीक से होने के लिए। ये पोषण कंट्रोल का प्राचीन सूत्र है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। एक और खास कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र कई जगह है, अध्याय 28-35, प्रज्ञापराध। इसका क्या मतलब है? प्रज्ञापराध ये आयुर्वेद के रोग कारण सिद्धांत का बहुत अहम हिस्सा है। इसका मतलब है बुद्धि का अपराध या जानबूझकर की गई गलती। जानबूझकर कैसे? मतलब वो काम करना जो पता है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, जैसे गलत खाना पीना, खराब लाइफस्टाइल, अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता से ज्यादा काम करना या अनैतिक काम करना। अच्छा। आयुर्वेद मानता है कि ये प्रज्ञापराध रोगों का एक मुख्य कारण है। ये मन, बुद्धि, नैतिकता और शरीर के स्वास्थ्य के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। फिर वही समग्र दृष्टिकोण। बिल्कुल। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, सही निदान तक कैसे पहुंचें, इस पर भी चरक संहिता साफ है। श्रोत अध्याय 30 में त्रिविध रोग विशेष विज्ञान का जिक्र करता है। ये 3 तरीके क्या हैं? ये ज्ञान हासिल करने के 3 प्रमाण या तरीके हैं। पहला है आप्तोपदेश, यानी भरोसेमंद लोगों या शास्त्रों की बातें जो ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। ठीक है। दूसरा है प्रत्यक्ष, यानी अपनी इंद्रियों से सीधे देखना, सुनना, छूना, रोगी का ऑब्जर्वेशन। और तीसरा है अनुमान, यानी ज्ञात चीजों के आधार पर अज्ञात का अंदाजा लगाना, जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान। इन तीनों तरीकों से ही वैद्य सही निदान तक पहुंचता है। ये आयुर्वेद की एपिस्टेमोलॉजी है। ज्ञान के इन तरीकों के बाद अब जरा शरीर की और गहरी बनावट और कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। शारीर स्थान। स्रोत अध्याय 35 का जिक्र करता है पुरुष, मनस, आत्मा, सृष्टित्पत्ति। हाँ, शारीर स्थान सिर्फ अनाटमी फिजियोलॉजी नहीं है, इसमें भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी और जीवन के दार्शनिक पहलू भी हैं। पुरुष का क्या मतलब है यहाँ? पुरुष सिर्फ भौतिक शरीर नहीं, बल्कि चेतना वाली इकाई है। मनस यानी मन और आत्मा को शरीर का हिस्सा माना गया है, जो सेहत और बीमारी दोनों पर असर डालते हैं। और सृष्टि उत्पत्ति
ये दिखाता है कि आयुर्वेद इंसान को ब्रह्मांड का हिस्सा मानता था। जीवन कैसे बना, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर भी विचार था। ये चिकित्सा को एक बहुत बड़ा संदर्भ देता है। भ्रूण विज्ञान, गर्भावस्था क्रांति अध्याय 37-38 और लोक पुरुष साम्य अध्याय 39 का भी जिक्र है। गर्भावस्था क्रांति में गर्भधारण से लेकर बच्चे के महीने दर महीने विकास का कमाल का वर्णन है। कौन सी चीजें गर्भ को प्रभावित करती हैं, अंग कब और कैसे बनते हैं, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत एडवांस ज्ञान था। और लोक पुरुष साम्य? ये बहुत गहरा सिद्धांत है। कहता है कि जो कुछ ब्रह्मांड लोक में है वही सब इंसान पुरुष में भी छोटे रूप में मौजूद है। इंसान ब्रह्मांड का आईना है। अच्छा। इसी आधार पर प्रकृति और शरीर की क्रियाओं में समानताएं खोजी जाती हैं। माना जाता है कि ब्रह्मांड के नियम शरीर पर भी लागू होते हैं। फिर वही बात, व्यक्ति ब्रह्मांड से अलग नहीं है। और अब आखिर में इंद्रिय स्थान। स्रोत कहता है ये रोग के पूर्वानुमान यानी प्रोग्नोसिस से जुड़ा है। इसमें अरिष्ट लक्षणों अध्याय 43-53 का वर्णन है। ये अरिष्ट क्या है? इंद्रिय स्थान आयुर्वेद का बहुत ही यूनिक सेक्शन है। ये पूरी तरह से ये अंदाजा लगाने पर है कि रोगी की जिंदगी कितनी बची है या रोग ठीक होगा या नहीं। अरे! अरिष्ट ऐसे अशुभ या घातक लक्षण है जिन्हें देखकर वैद्य समझ सकता था कि रोगी की जीवन शक्ति कम हो रही है, मृत्यु पास है या रोग लाइलाज हो चुका है। ये ज्ञान किस काम आता था? इससे वैद्य तय कर पाता था कि किसका इलाज संभव है, किसका नहीं, और रोगी के परिवार को भी बताने में मदद मिलती थी। ये जानकर हैरानी होती है कि वो पूर्वानुमान के लिए कितने छोटे-छोटे लक्षणों पर ध्यान देते थे। स्रोत कहता है वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, यहां तक कि सपने और मलमूत्र से भी। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन की हद है। अरिष्ट का ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाले बहुत सटल बदलावों पर आधारित था। जैसे? या रोगी को अजीब स्वाद महसूस होना अध्याय 44, छूने पर अजीब रूखापन या ठंडापन लगना अध्याय 45। सपनों से भी? हाँ, खास तरह के अशुभ सपने देखना अध्याय 47। और मल, पुरुष और मूत्र के रंग, गंध, बनावट में बदलाव अध्याय 48। इन्हें भी मृत्यु का संकेत माना गया है। ये दिखाता है कि रोगी को कितने सूक्ष्म स्तर पर देखा जाता था। तो हमने देखा कि चरक संहिता के इन अध्यायों का दायरा कितना विशाल है। साधारण उपचार से लेकर रोग की गहरी समझ, खान पान का विज्ञान, ज्ञान के तरीके, शरीर और सृष्टि का दर्शन, भ्रूण का विकास और यहाँ तक कि रोग का भविष्य बताना, सब कुछ है इसमें। निश्चित रूप से अगर आप इसकी संरचना देखें तो एक बहुत ही व्यवस्थित, तार्किक और समग्र मतलब होलिस्टिक नजरिया साफ दिखता है। ये सिर्फ शरीर तक ही नहीं रुकता। हाँ। दर्शन सबको स्वास्थ्य और रोग की समझ में जोड़ा गया है। शरीर, मन, चेतना एक ही इकाई है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। सदियों पहले बनाई गई स्वास्थ्य, रोग और निदान की ये जो इतनी जटिल, इतनी सूक्ष्म और इतनी समग्र समझ है जो इंसान को उसके माहौल और ब्रह्मांड से जोड़ती है, इसे समझना आज की हमारी जो आधुनिक जीवन शैली की स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन पर हमें किस तरह के नए और उपयोगी विचार दे सकता है।